हेलो। तो स्वागत है आप सभी का किंग्स एकेडमी पर। देखो, सफलता को अगर आपको पाना है तो आपको किंग्स एकेडमी के साथ जुड़ना ही है। तो करते हैं आज क्लास स्टार्ट। क्लास क्या रहने वाली है? आज आपका टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहले सुन लो यार, एक सेकेंड जस्ट वेट। संख्या पद्धति। आप सुनो, देखो ना, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काफी सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तीन चार साल से, लेकिन अभी भी उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। कारण क्या है पता है आपको? आपके बेसिक्स बहुत कमजोर है। किसी भी आप एग्जाम को उठा लीजिए, वो क्या बेसिक्स पर आजकल बहुत हिट किया जा रहा है, और आपके बेसिक से वीक है। और अगर आप चैप्टर भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो पहले आपको उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। यू हैव टू बी क्लियर ऑन द बेसिक्स। तो आपके बेसिक्स पर कमांड अच्छे होने चाहिए भाई। अच्छे कैसे? देखो, संख्या पद्धति। जैसे अभी आपसे मैं पूछ लूं, क्या हम संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे हैं? बहुतों ने पढ़ भी रखा होगा। मास्टरी करा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा, ये ध्यान रखना। जितनी भी मास्टरी कर लोगे आप इस पर, नंबर सिस्टम पर। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूं यार, संख्या कितने प्रकार की होती है? हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, पता तो आप सभी को होगा कि संख्या कितने प्रकार की होती है। इतने ही बेसिक क्लियर है। जिनको नहीं पता ना, वो विचार करें कि आपने कितनी बार नंबर सिस्टम पढ़ा होगा और आपको कितने बेसिक्स क्लियर हैं, कितना आपने पढ़ चुके। अब देखो, अपने आप पर एनालिसिस करो। यही पता नहीं आपको आधों को तो कि नंबर सिस्टम यानी संख्या कितने प्रकार की होती है। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अब से दृढ़ निश्चय ले लो भाई कि एक ही बार पढ़ना है जो भी पढ़ना है, और पहली बार में फोड़ना है। पढ़ने के बाद कम से कम 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास बुक है, सुभारती प्रकाशन का, शुभम प्रकाशन की भी है, किरण प्रकाशन की भी है, और भी अचीवमेंट की भी है। बुक को पब्लिश नहीं कर रहा हूं मैं यानी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, ठीक है। खाली मैंने बताए हैं। प्रैक्टिस के लिए आप वो बुक सेलेक्ट कीजिए जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जिससे आप भी प्रैक्टिस कर सको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। अब देखना, पहली क्लास में आप बोर भी हो सकते हो, लेकिन पहली क्लास में मैं आपके बेसिक क्लियर कर दूंगा, ये गारंटेड है। बोर तो वैसे मैं होने नहीं देता किसी को भी। तो आज हम पढ़ रहे हैं पहली बात में संख्या। संख्या संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या होती है बस दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। तो सर दो प्रकार कौन कौन से हो गए? हमने तो बहुत पढ़े हैं, परिमेय अभाज्य विभाज्य, पता ना कौन कौन से ना आपने पढ़े हैं। मेरे सामने तो बस संख्या दो प्रकार की होती है। दो कौन सी? एक होती है वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, क्लियर? एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अगर मैं वास्तविक संख्या को बोलूं तो एक हो गया हमारे पास रियल नंबर्स, और दूसरे हो गए हमारे पास इमेजिनरी नंबर। शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, इमेजिनरी नंबर्स। अच्छा, ये क्लियर? पहला कौन सा? रियल नंबर। दूसरे कौन से? इमेजिनरी नंबर। सर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। रियल नंबर देखो क्या होते हैं, पहले आपको ना मैं रियल नहीं समझा के इमेजिनरी नंबर समझा दूं। ये काल्पनिक नंबर आखिरकार होते कौन से हैं? देखो, काल्पनिक नंबर ऐसे नंबर, ये तो पढ़े होंगे आपने। कुछ भी, यानी अगर आपको इसके रूट के अंदर, किसके वर्गमूल के अंदर माइनस वाला संख्या दिख जाए, माइनस वाली संख्या दिख जाए, उन्हें हम किन में काउंट करते हैं भाई साहब? उन्हें हम काउंट करते हैं काल्पनिक संख्याओं में। स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस वाली कोई डिजिट है, नेगेटिव नेगेटिव डिजिट है, कोई भी नेगेटिव डिजिट, जैसे रूट के अंदर -10, रूट के अंदर -8, ये सब कैसे हो गए हमारे सर? ये हो गए काल्पनिक नंबर, यानी काल्पनिक संख्याएं। ये ध्यान रखिए, 11th क्लास में इसी के ऊपर बेसिक चैप्टर था, आयोटा वाला, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। तो वहां हमने इन काल्पनिक संख्याओं के लिए एक रूल दिया कि जब भी हमारे पास रूट -1 होगा, उसके लिए हम एक नंबर यूज करेंगे, उसके लिए एक साइन यूज करेंगे, उसे बोलेंगे आयोटा। क्या यूज करेंगे? आयोटा। बस आप इतना ध्यान रखना, आपकी नजर में काल्पनिक संख्या बस कितनी? सर अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाले डिजिट आ रही हैं तो वो गई हमारे पास काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। बस इतना ही ध्यान रखना। इन नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर हैं, जितने भी हमारे पास नंबर, वो सब कौन से हो गए सर? वास्तविक संख्या है। कौन सी हो गई?
वास्तविक संख्याएं। तो सर वास्तविक संख्या यानी कि -3 वास्तविक संख्या, बिल्कुल सर। √5 वास्तविक संख्या, बोला हाँ बिल्कुल। √3 वास्तविक संख्या, हाँ जी वास्तविक संख्या। 3/5 वास्तविक संख्या, बोलो वास्तविक संख्या। 2 वास्तविक संख्या, हाँ वास्तविक संख्या। 0 वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। +2 वास्तविक संख्या जी। यानी जितने भी नंबर पॉसिबल हैं, 2.5 वास्तविक संख्या, हाँ जी वास्तविक संख्या। और इन नंबर को छोड़ दो, बकाया जो भी नंबर तुम्हारे दिमाग में आ रहे हो सब कैसे हो गए, वास्तविक संख्या हो गई। ये क्लियर? अगर अब आपसे पूछे कि वास्तविक संख्या कौन सी है, इमेजिनरी नंबर कौन से, डिफरेंस बता दोगे? अब हम जो पढ़ने वाले हैं बस इन वास्तविक संख्याओं के टाइप्स पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के टाइप्स। नोट करते रहना पॉइंटों को। आज बेसिक क्लियर कर दूंगा, बेसिक ही क्लियर बिल्कुल आपका। अब क्या हो गई सर, अब पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। सर वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, ये भी सर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिए। ये भी हमने कितने टाइप्स में डिवाइड कर लिए? 2 टाइप्स में। कौन कौन से? सर एक हो गई हमारी परिमेय संख्या और एक हो गई अपरिमेय संख्या। देखो इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है वो नहीं यूज कर लूंगा बोलते वक्त, लिख लूंगा मैं हिंदी ही। अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। यानी हमारे जो रियल नंबर्स थे वो 2 टाइप्स के हो गए, एक सर रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। हाँ जी सर, ये भी क्लियर। अब पूछो सर परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अच्छा अब देखना, परिमेय संख्या की वैसे हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन ये डेफिनेशन अभी भी पूर्ण नहीं है। यानी अगर मैं परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन लिखूं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं तथा ये ध्यान रखना कि Q जो नीचे वाला जो है, यानी हर जो है हमारा Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों सर 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? सर अगर मैंने 3/0 कर दिया ना तो एक हमारे पास फॉर्म बन जाएगी इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट होगा, अगर किसी भी संख्या में हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो अपरिमित हो जाता है। समझ गए? तो यानी Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इन्हें हम क्या बोलते हैं सर? परिमेय संख्या। लेकिन मैं थोड़ा सा पॉइंट और बता दूं, परिमेय संख्या के लिए हम एक पॉइंट और यूज करते हैं कि परिमेय संख्याओं में जब भी हम अपना भाग देना स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, डिवाइड जैसे 1/3। अब मैं कैसे डिसाइड करूं सर ये परिमेय संख्या है नहीं? सर एक तो ये P/Q के रूप में लिखी हुई है और दूसरा Q की वैल्यू 0 नहीं है, और तीसरी और चौथी पहचान भी ध्यान रखना कि अगर सर मैं इनका डिवाइड करना स्टार्ट करूं तो इनका डिवाइड कहीं ना कहीं जाके खत्म तो नहीं होगा, लेकिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1 का मिड, फिर तो ना जाने की 0, पॉइंट लगाकर 0, 3 3 जा 9, फिर बचा 1, फिर 0 अपना 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 जा 9। यानी ये कैसा हो रहा है? डिवाइड, ये भाग हमारा रिपीट होता चला गया। तो यानी परिमेय संख्याओं में भाग कहीं ना कहीं जाके रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा सर, ये क्लियर जी। लेकिन फिर सर अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है? देखो परिमेय संख्याओं में या तो भाग खत्म हो जाए या रिपीट होना स्टार्ट हो जाए और ये वैल्यू कभी भी 0 ना हो, तब हम बोलेंगे कि ये कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। जैसे सर 1 परिमेय संख्या है, तो बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। अच्छा सर, फिर बोलूंगा सर 5 परिमेय संख्या है, बोलो हाँ 5 भी परिमेय संख्या, 5/1 लिख दो। 0 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। फिर सर 3/5 परिमेय संख्या, हाँ जी। 7/5 परिमेय संख्या, हाँ जी। 8/5 परिमेय संख्या, 2/3, 3/4, कुछ भी सब परिमेय संख्या है। अच्छा ये क्लियर सर, परिमेय संख्या हो गई हमारे क्लियर। फिर बताइए अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय, यहां आकर हम भूल गए। देखो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो कि P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सर √5 परिमेय संख्या है। फिर आप में से बहुत बोलेंगे हाँ है, बहुत बोलेंगे क्यों? सर √5 के नीचे तो हम 1 भी लिख सकते हैं। आएगा ना दिमाग में यही कि √5 के नीचे तो हम 1 भी लिख सकते हैं। हाँ मेरा भी दिमाग चला भाई,
एक तो लिख सकते हैं, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आप पूछोगे इसका रीजन दो सर। रीजन देना अगर मैं स्टार्ट करूं, अगर आप √5 की वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दो, √5 की वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दो, जैसे √2 की वैल्यू कितना 1.414 डैश, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये वैल्यू ना तो कभी रिपीट होगी और ना ही खत्म होगी, यानी √2 ऐसे ही √5 की वैल्यू 2 पॉइंट के आगे बढ़ती ही चली जाएगी, ना तो रिपीट होना स्टार्ट होगी कहीं पे और ना ही खत्म होगी। तो यानी ऐसी संख्याएं कौन सी हो गई, कौन सी हो गई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर सर हमें कैसे पता रहेगी, हमें कैसे पता रहेगी? अब ये ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर हम कोई भी अभाज्य संख्या रख दें, क्या रख दें, अभाज्य संख्या रख दें, या फिर ऐसी संख्या रख दें जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, जिनका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल पॉसिबल नहीं है, वो क्या होंगी, सब अपरिमेय संख्या में काउंट होंगी। जैसे 18, सर अगर मैं 18 का रूट निकालूं तो ये निकल कर आएगा 3 3 9 दूनी 18, 3 तो बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रह गया, और रूट 2 हम पहले से ही पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या है, समझ गए? मैं लिखूं 125, 125, 125 को लिख सकते हैं सर हम 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 तो एक बाहर आ गया इसके यहां से, लेकिन 5 बचा रह गया अभी भी एक ऐसी हो गई अपरिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या में काउंट कर लेंगे। एक और भी पॉइंट ध्यान रखना, एक हमारे पास है पाई और एक हमारे पास है पाई की वैल्यू 22/7, कौन सी अपरिमेय कौन सी परिमेय? अगर 22/7 को मैं देखूं तो 22/7 हमारे पास परिमेय संख्या है, कैसी है, परिमेय, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे सर ये तो पाई की वैल्यू तो 22/7 है, फिर तो पाई भी अपरिमेय हो, या फिर ये परिमेय तो ये भी परिमेय हो। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय। अब इसका भी रीजन देते हैं पहले, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करना है आज मेरे को, आपका क्या करना है, बेसिक्स क्लियर, बिल्कुल जितना भी आपका बेसिक है ना, कमजोर है आप। अरे ये ध्यान रखना, मेरे बेसिक्स में भी में से भी क्वेश्चन बने हैं, अब पेपर उठाकर देख लेना, मैं जहां बेसिक में आपको पॉइंट बता दूंगा कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो वहां से क्वेश्चन बना भी है, वहां से क्वेश्चन बना भी है। जैसे अगर मैं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दूं ना, वो होगी 3.14285 डैश, आगे बढ़ती चलती चली जाएगी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन अगर मैं 22/7 को करना स्टार्ट करूं तो 22/7 का भाग 16 या 11 डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है भाई साहब, करके देख लेना आप, 22/7 का भाग आगे जाके रिपीट होगा ही होगा। आज आपको ये होमवर्क है, 22/7 का टोटल भाग करके लाओगे, देखना कहां से रिपीट होगा। 9th क्लास का क्वेश्चन है ये, पढ़ाता हूं मैं 9th क्लास में बच्चों को ये भी, कि 22/7 परिमेय और पाई अपरिमेय। तो ध्यान रखना, अब 22/7 कैसी होगी आपके सामने, परिमेय, और पाई कैसी हो गई, अपरिमेय। अब कोई भी आपसे पूछे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अपरिमेय तो हमने वहीं छोड़ दी, अब हम परिमेय संख्याओं के टाइप्स पढ़ेंगे, किसके, परिमेय संख्याओं के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। अब आ जाओ परिमेय संख्याएं, जो भी अच्छी बुक है ना मैथ की, जो भी अच्छी बुक है, अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उस बुक के नंबर सिस्टम से पहले यही सब चीज दी होती हैं। और कोई आपकी डग्गा मार वाली बुक है ना, वो बेकार ऐसी बस आपकी गाइड की तरह मान लो, बस सॉल्यूशन क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन, उनमें नहीं मिलेगा ये। एक अच्छी बुक जो भी एक वेल रिस्पेक्टेड बुक है, उसमें भाई साहब नंबर सिस्टम से पहले ये सब चीज मिलने वाली है, और आपको एग्जाम क्रैक कराने की गारंटी मेरी। मैथ बिल्कुल आपका भाई साहब मैं करूंगा, अगर 25 नंबर एसएससी जीडी में भी है, तो आप अगर 21 ना लाए तो यार मेरा नाम बदल देना, ठीक है? देखो सॉरी मैं आपको बीच में नाम बताना भूल गया था, मेरा नाम मुकुल वर्मा है भाई, ठीक है? देखो ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अब हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या में हम पहला टाइप्स पढ़ेंगे कौन से, पूर्णांक, फिर अगला टाइप्स पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, फिर उससे अगला प्राकृतिक संख्याएं, फिर उसके बाद सम विषम अभाज्य भाज्य कंपोज, सब कुछ पढ़ने वाले हैं, फिलहाल तो ये पढ़ने वाले हैं। पूर्णांक को हम बोलते हैं भाई साहब कौन सा, क्या बोले, इंटीजर्स, इंटीजर्स। मैं तो टर्मिनोलॉजी क्या लिखूं, पूर्ण संख्या हो गई हमारे पास होल नंबर्स,
प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं सर। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं सर? अब ध्यान रखना, पूर्णांक को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो हो गया पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। यानी एक आपके पास बस पूरा अंक होना चाहिए, वो पूर्णांक है, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, बस पूरा अंक होना चाहिए सर। यानी कि -3 हमारे पास पूर्णांक है, बिल्कुल। -2 हमारे पास पूर्णांक है, बोलो बिल्कुल। -1 पूर्णांक है, बिल्कुल सर, पूरे पूरे अंक है। सर 1.5 पूर्णांक है, बोला नहीं जी, 1.5 पूर्णांक कहाँ है? तो पूर्णांक कैसे हो गए? ये तो 1.5 है, एक और आधा, एक और आधा। सर 3/2 पूर्णांक है, नहीं जी, ये भी पूर्णांक नहीं है। सर 4/6 पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं है। सर 8/3 पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं है। पूर्णांक का मतलब हो गया बस एक पूरा अंक चाहिए, पूरा अंक। सर 0 बिल्कुल पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक, आगे कहीं तक भी ले जाओ और माइनस में पीछे कहीं तक भी ले जाओ। तो पूर्णांक की डेफिनेशन क्लियर, बस एक पूरा अंक होना चाहिए, वो हो गया आपके सामने पूर्णांक, बिल्कुल सर। अगला पूर्ण संख्याएं सर। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से आगे पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं, बशर्ते वो भी क्या होनी चाहिए? पूरे नंबर होने चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए सर। 0 के बाद से, हाँ जी, 0 1 2 3 आगे आप कहीं तक भी ले जाइए, ये सब क्या हो गए आपके सामने? पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई सर? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लेना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 0। फिर उसके बाद -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या कहां से? 0 से पॉजिटिव की तरफ चलने वाली है। फिर सर प्राकृतिक संख्या है, इन्हीं सीक्वेंस में याद करना, यहां 0 छोड़ दो। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 2 3 4 5, आगे ले जाओ, क्लियर, आगे ले जाओ। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। 0 प्राकृतिक संख्या है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन, गजब। ये हो गया आपके सामने प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक। अब इसके बाद पूर्णांक ना हमारे दो प्रकार के आपको दिख रहे होंगे सर, पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, वो सब आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जहां से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है वो मैं टॉपिक आपके सामने लेने वाला हूं। फिर इसके बाद पूर्ण संख्याओं के बाद आगे सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या वे संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं पूरी पूरी तरह से, और विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 3 5 7 11, और 2 से विभाजित होने वाले 2 4 6 8 10, ठीक है। अभाज्य संख्या, भाई साहब क्वेश्चन यहां से बना था और छोटे छोटे एग्जाम्स में तो अभी भी पूछा जाता है। किस टॉपिक से? अभाज्य संख्या। वो तो मैं बताऊंगा ही कि नंबर सिस्टम में टॉप क्वेश्चन बनने कहां से हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो आपके बेसिक्स को हिट करते हैं वो ऐसे बनते हैं। अब अभाज्य संख्या बताइए कौन सी? तो आधे बोलेगे सर वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब गदाधारी भी, रुक जा, ये डेफिनेशन अधूरी है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन अधूरी, यहीं पर तो आप मात खाते हो। यानी वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, और एक से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। इतनी डेफिनेशन आपने स्कूल्स में भी पढ़ी है, अब तक जिसने भी आपको पढ़ाई है बस इतनी ही डेफिनेशन पढ़ाई है कि सर ये अभाज्य संख्या होती है। फिर मेरा उनसे क्वेश्चन बनता है कि सर एक अभाज्य संख्या है या नहीं? तो देखेंगे हाँ, आधे बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर आपकी डेफिनेशन को मैं देखूं तो एक देखो अपने आप से भी, एक स्वयं से विभाजित हो रही है और एक से विभाजित हो रही है, तो इस हिसाब से तो एक हमारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? इसका रीजन हम देंगे, क्योंकि डेफिनेशन अधूरी है। और वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं और इनके केवल दो गुणनखंड होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए, दो गुणनखंड होने चाहिए। सर दो गुणनखंड कैसे?
अगर मैं 4 लूं, 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी, तो 4 के तो 3 गुणनखंड हो गए। अच्छा सर, अगर मैं 3 लूं तो 3 1 से विभाजित हो सकता है और 3 से, और 3 से विभाजित हो सकता है, तो 3 कैसी होगी फिर हमारे सामने सर? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अच्छा सर 2 चेक करना, सर 2 1 से विभाजित हो रहा है और 2 से, तो 2 भी कैसी होगी हमारे सामने? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब सर बताओ, एक 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 का तो केवल एक ही फैक्टर हो गया, वो भी एक ही है, और यहां लिख रहा है कि हमें अगर अभाज्य संख्या बोलनी है तो उसके कितने? केवल दो, केवल दो का मतलब ना तो 2 से ज्यादा होनी चाहिए और ना ही 2 से कम होनी चाहिए, तो वो अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या नहीं। अब यहां पॉइंट रखना, नॉट, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 4, 4 भी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम अभाज्य संख्या लिखनी स्टार्ट करना है, तो 2 3 5 7, 9 मत लिख देना, क्यों? क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ए 2 3 5 7 11 13 17, कितना इसके बाद? 23, वो एक तो 19 रह गया ना, 19 23 27 भी नहीं है, 29 31 37 41 43 और 47। ये मैंने कहां से? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है ये और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एक क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि 1 से 50 तक के बीच में, या 1 से 50 तक की बोल दे, या 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो सर 15 अभाज्य संख्या है। कितनी है? 15। फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दोनों को मैं यहां राइट डाउन कर रहा हूं, दोनों पर ही क्वेश्चन बने थे। नोट, पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितनी कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप कितना आंसर लिखोगे? तो आपका आंसर होना चाहिए 15। अब अगर इन्हें आप याद कर लोगे तो आपके लिए बेटर है। यहां तक बताइए, एक बार मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लूं, यहां तक क्लियर ना? अभाज्य संख्या क्लियर। इसके बाद भाज्य कौन सी होगी? जिनके 2 से अधिक, यानी कंपोजिट नंबर कौन से हो गए? कंपोजिट नंबर वे नंबर हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। सर एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है? एक कंपोजिट नंबर नहीं है, तो कंपोजिट नंबर 4 6 9 10, यानी अभाज्यों को छोड़ते चलो, जो भी बचा उन्हें लिख दो, बस एक को मत लिखना, एक कंपोजिट नंबर नहीं है, एक कंपोजिट नंबर नहीं है। यहां तक क्लियर? क्लियर ना? बता देना। आगे चलें, चलो ये हो गया आपका बेसिक्स। अब बेसिक्स पर क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब सुनो, अब से हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। एग्जाम पैटर्न, आप जिस भी पहले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, समझ गए? जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसका सिलेबस आपके हाथ पे नहीं, फिंगर टिप पे होना चाहिए भाई। पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपने देखे हुए होने चाहिए, आपकी नजर में आने चाहिए, तब समझो ना कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वरना आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। और अपने आप से झूठ बोलना दुनिया का सबसे बड़ा पाप मानता हूं भाई मैं। जो तैयारी करने वाला बच्चा अपने आप से झूठ बोलता है ना, वो सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा पापी भाई, नरक में भी जगह नहीं है उसके लिए। अच्छा, अब नंबर सिस्टम में अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, टॉपिक में कुछ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? तो पहला जो काम करेंगे हम, विभाजकता के नियम पढ़ेंगे। किसके? विभाजकता के नियम। तो अपनी हेडिंग बना लेंगे अपनी बुक में, विभाजकता के नियम।
विभाजकता के नियम। ये और बता देना हैंडराइटिंग आपको विजिबल है या नहीं, विजिबल है या नहीं। तो पहला नंबर 1, 2 से विभाजकता का नियम, 2 से विभाजकता। जो मैंने पढ़ा दिया ना, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन, डीपी हो, यूपीपी हो, एमपीपी हो, आरपीपी हो, और आपका एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप फोड़ कराओगे भाई, ये गारंटी है, ये गारंटी है, क्वेश्चन में कराता ही ऐसे हूं। ठीक है, 2 से विभाजकता का नियम। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही? मैं कोई बड़ा नंबर लिख दूं आपके सामने? तो 2 से विभाजकता का नियम आप ध्यान रखना। यदि कोई संख्या 2 से देखो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, जैसे मैं लिख दूं 468, मैंने कोई संख्या लिखी, आप पूरी संख्या में 2 से डिवाइड मत देना, आप केवल लास्ट वाले डिजिट को 2 से डिवाइड करके देख लो। 2 4 जा 8, 2 चौक 8, पूरा पूरा कट गया, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 431, एक तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 436, 6 कटेगा 4 से, तो ये संख्या भी 4 से कटेगी। तो ध्यान रखना, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ना ऐसे ही, ये मत सोचना सर ये यूज कहां होगा, यूज मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप कंसेप्ट पढ़ लो, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, पहले विभाजकता खत्म करा दो, इसके ऊपर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कम से कम। क्यों डर रहे हो? एक भी एग्जाम का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। कुछ के समझ में ना, कुछ वो सोचते बस सर बस यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का, अरे सब सिखाऊंगा यार, दही का भी निकालना सिखा दूंगा। आप इकाई पर ही अटके पड़े हो भी। सुनो खाली बस, यदि किसी संख्या का